बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह सादिया, खुश आमदीद बेंच टॉक में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपको मिलवाना होता है हर रोज अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान शख्सियत के साथ कि जिनसे मिलना आपका रोजाना होता है, मगर उनके बारे में तफसीलन हम गुफ्तगू करते हैं और बातचीत करते हैं। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे कपल के यहाँ जो दोनों मियां बीवी माशाल्लाह से सियासत में हैं, बहुत मुतहरिक है और अभी पिछले दिनों NA 133 के हवाले से तो खास तौर पर उनके हवाले से बहुत सारी बातें मंजर आम पे। और अगर मैं कहूँ कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का सियासत में होना और मुतहरिक होना बैक वक्त भी एक बहुत खूबसूरत रिवायत है जिसको ये लेकर चल रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ जमशेद इकबाल चीमा और नुसरत इकबाल चीमा साहब से, और हम इस वक्त हैं चीमा हाउस के बाहर। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस एट होम। माशाल्लाह हमने स्क्रीन पर ज्यादा एक्टिव नुसरत जमशेद चीमा साहबा को देखा है, घर पर भी यही सूरत हाल रहती है? घर पे बातों में तो ठीक है, बाकी मैं एक्टिव ज्यादा बाकी आपकी कंट्रोल ज्यादा है। नहीं, कंट्रोल उसी का है, लेकिन वो आप कह लें कि घर में ज्यादा आराम करती है, घर से ज्यादा आराम करती है। अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है जो कि हमें बहुत अच्छी लगी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सियासत में हों और दोनों बैक वक्त मुतारिक हों, तो आप इनसिक्योर नहीं होते कि बेगम साहिबा की लोग तारीफ कर रहे हैं या वो बड़ी जोशीली मुकर्रर हैं और हर एक को जवाब दे सकती हैं अच्छी तरह से और बड़ी अच्छी स्पोक्स पर्सन है, तो आपको कभी इससे इनसिक्योरिटी नहीं हुई? ऐसा कभी नहीं। अच्छा, और नहीं, इसकी वजह क्या है? बेसिकली इनसिक्योरिटी कमजोर लोगों को होती है जो खुद ना कुछ हो। तो मुझे कभी ये नहीं एहसास हुआ, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ मुझे एहसास होता है कि मैं अमेरिकन के साथ मैंने काम किया है, मैंने जापानीज के साथ किया है, चाइनीज के साथ किया है, पाकिस्तान में रहती हैं, ऑस्ट्रेलियन के साथ किया है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे एहसास होता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। मतलब मैं 4 साल मैंने एशिया में 10 महीने डिक्लेयर हुआ, मैं कॉर्पोरेट में जब था मैं, तो आप कह लें कि एक बड़ी गाँव से आए और अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए नहीं है, एक बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़े हुए, तो बाकी सारे दुनिया के बहुत सारे इदारों में पढ़े। बट मेरा कभी जब भी कोई डिलीवर करने का टाइम आता है, जब कोई क्रिएटिविटी का टाइम आता है, कोई वैल्यू एडिशन, कोई सजेशन, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, तो मुझे वाकई बार बार एहसास होता है कि मैं बहुत सारे लोगों से आगे हूँ। अच्छा, तो मैं इंटरनेशनल बात करूँ, पाकिस्तान में चलो डिफरेंट बात है। अच्छा, पाकिस्तान में क्यों डिफरेंट है? पाकिस्तान में लोगों से आगे होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर अमेरिकन से आगे होना या जापानीज से कुछ आगे होना या यूरोपियन से आगे होना डिफरेंट बात है। चीमा साहब, आपके अंदर क्यों नहीं एहसास कमतरी आया कि मैं तो अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे तो पीछे कोई बहुत बाप दादा की जागीर नहीं है, मैं तो किसी बहुत फैमिली से नहीं आया, तो ये एक खुद स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक आने में ये एहसास कमतरी वाली बात ही नहीं है, ये तो ज्यादा एतमाद वाली बात है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात है। बेसिकली 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये कि आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने खुद क्रिएशन किया है, और तख्लीक करना एक बड़ी बात है ना। सो मैंने जो कुछ भी किया तख्लीक किया है कि मैं अपनी फैमिली में पहला आदमी जिसने जॉब की, मैं अपनी फैमिली में पहला आदमी जिसने आप कह लें कि प्राइवेट जॉब की, दैन अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दैन सियासत की, सो आप कह लें कि फेडरल गवर्नमेंट तक गए। सो बेसिकली आप कह लें ये जो है ना मतलब ये हर चीज़ पे, हर स्टेप पे ये एहसास होता है कि आप कुछ दूसरों से कुछ ना कुछ ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो ज़्यादा ब्लेस्ड होना जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कम नहीं करता। ठीक है। तो कोई इनसिक्योरिटी तब होती है कि आप मतलब कोई आपके किरदार की कमजोरी हो, आपकी जहानत की या की कमजोरी हो, तो ये दो ना हो। पाकिस्तानी मर्दों को ये बात ध्यान से समझनी चाहिए जो अक्सर ये किसी दावे की हद तक बात सही है या असल में सही है। आपको खुद मतलब इतनी फ्रीडम मिलती है कि आप अपने पॉलिटिकली भी एक्सरसाइज कर सकें, अपनी पर्सनालिटी के साथ पूरी जोर शोर के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकें, या आपको पुश करते हैं कि नहीं आपने जरूर करना है? नहीं, ना पुश करते हैं और ना ये कि ये करो, ना ये ना करो, ऐसा नहीं है। मैं जो मेरी देखते हैं आपके प्रोग्राम या आपकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल उसमें उसकी वजह मोस्टली बिकॉज हम दोनों का ताल्लुक एक पार्टी से है, हल्का एक के अंदर ही हम चूंकि काम कर रहे होते हैं, तो वो
स्पीचेस समटाइम्स हम स्टेज शेयर करते हैं, ऑडियंस भी वही होती है, तो स्पीच हमारी एक ही स्टेज के ऊपर दोनों की होती है, तो वो सुन ही लेते होंगे आई एम श्योर। तनकीद होती है, तनकीद भी होती है। तनकीद मैं थोड़ी कर लेती हूँ। अच्छा, ये नहीं करते, ये नहीं करते। अच्छा, ये आप ये मेरी सलाह करते हैं ना वे कि वो तनकीद नहीं कर सकते, जैसे मेरी इकोनॉमी के ऊपर उस तरह से ग्रिप नहीं है, ये तो इकोनॉमिस्ट हैं तो उतनी हो भी नहीं सकती, तो ये मुझे जरूर ये कहते हैं कि तुम ये इकोनॉमी से रिलेटेड जो है ना ये पढ़ लिया करो, ये भी देख लिया करो, फिगर्स ये वो फिगर्स ठीक होनी चाहिए, गलत हो तो एम्बैरसिंग होता है इतना। बाकी उसके अलावा सोच भी अपनी और बाकी सारा तरीकाकार काम कैसे करना है वो हम दोनों का अपना अपना अलग है। अच्छा, वेरी गुड। कमिंग फ्रॉम अ वेरी, जिसे कहना चाहिए ना, जट फैमिली, चीमा फैमिली इतनी प्रोग्रेसिव नहीं मानी जाती कि वो अपनी अब बहुत ही जाती कर रही है। लेकिन ये हमारे पंजाब के कल्चर में, पंजाब के कल्चर में चीमा फैमिली सबसे ज्यादा प्रोग्रेस है। नहीं सर, जट फैमिली में ख़वातीन नहीं इतनी मुताबिक होती अमूमन। नहीं सर, ख़वातीन भी मुतरक। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबा पंजाब में मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। सरमायाकारी को फरोग़ देना वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का विजन है। और अब आपको लिए चलते हैं ब्रंच टॉक पर। किसको प्रपोज किया? चीमा साहब ने प्रपोज किया, और दूसरी बात ये है कि ये मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, सच्चे इंसान, और ये मुझे फ्लर्ट नहीं लगे और ऑनेस्ट लगे। कि दूसरी बात ये है कि इनकी जो क्वालिटीज़ मुझे उस वक्त लगी थी, ये तो ओपन नहीं कहा जाता है, चाहे आपके पेरेंट्स करें या आप खुद पसंद करें, ओपन गैम्बलिंग होती है ना। वी नेवर नो कि दो इंसान हैं, आगे जाके उनका रवैया तरीकाकार क्या निकलेगा। तो ये कमो बेश वही है जो मुझे पहले जो इंसान पसंद आया था, ये वही है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सच्चे हैं और झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना इनको आता नहीं है, मतलब बात बनानी वगैरह नहीं आती। और यानी कि ये कह लें कि जिस तरह के इंसान दुनिया में होते हैं उनमें से बेहतर है ये। बिल्कुल। तो ये जिस तरह की सिफात आपकी बताई जा रही हैं, इसके साथ एक कामयाब कारोबारी इंसान होना भी मुश्किल समझा जाता है। सियासत में तो ऐसी ये सिफात नहीं बल्कि खामियां गिनी जाती हैं। बेसिकली आप कह लें सियासत में भी अपनी इसकी भी एक वर्थ है, सच्चाई की भी वर्थ है। काम सियासत में मैं समझता हूँ जो बंदा अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं है, मेरे ख्याल में सियासत में नहीं आना चाहिए। मसलन अगर एक बंदा टीचर है, सियासत से पहले भी एक प्रोफेशन है ना कोई ना कोई, उसका टीचर है, साफ़ी है, एक्टर है, कारोबारी है, वकील है, वटेवर, किसान है। अपने शोबे में अगर परफेक्शन नहीं है उसके पास, उसने कोई रिकग्निशन नहीं ली, उसे सियासत में नहीं आना चाहिए। उसका ये क्लेम नहीं बनता कि मैं, अगर वो किसान निकम्मा है या टीचर वो अच्छा नहीं है, तो आगे क्लेम करे कि मैं इस मुल्क का कानून ठीक कर दूंगा, मैं इस कौम की को रास्ता दिखा दूंगा, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। सो मैं समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी सक्सेसफुल इन योर ओन फील्ड। ठीक है, उसके बाद आप क्लेम करें, आपका क्लेम तब बनता है। अदरवाइज अगर आपका कोई प्रोफेशन है या आपको कोई इनहेरिटेड की हुई है कोई सियासत, तो वो अलग बात है। लेकिन पहले आपको जो भी आपका प्रोफेशन है, आप अकाउंटेंट्स हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप टीचर हैं, आप यू कैन से एग्रीरियन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपने प्रोफेशन में आपको सक्सेसफुल होना चाहिए। सो आप कह लें कि मैं बारलोस की एग्जांपल हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हूँ। एग्रीकल्चर है मेरी, इकोनॉमिक्स है मेरी, या कारोबार किया मैंने, टीचिंग की है मैंने, तो सारे ही रोल मैंने अच्छे निभाए हैं। तो उसके बाद मैं समझता हूँ था कि मैं सियासत में आऊँगा तो मैं कुछ कर जाऊँगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं। रिस्क टेकर हैं आप बहुत, क्योंकि जो हमें पता है कि आपने डिफरेंट करियर शिफ्ट किए, पहले एजुकेशन में आए, फिर वहाँ पे नहीं, वैसे एजुकेशन से शिफ्ट करके क्यों आप आए, आपने कैसे इंतखाब किया कि आप मुझे मैनेजमेंट वाली साइड पे जाना है, और फिर मैनेजमेंट को छोड़ के अपना बिजनेस का कारोबार का क्यों सोचा? बड़ा सादा सा, पहले मेरे डिसीजन मेकिंग क्विक है। तो मैं यूनिवर्सिटी में जब आया हूँ तो मेरी उम्र 24 साल थी। तो दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी, एक मेरा दफ्तर बड़ा खूबसूरत था, और दूसरा ये कि मुझे प्राडो मिल गई। अब यूनिवर्सिटी में टीचर हो और उसके पास प्राडो हो,
تو 24 साल उसकी उम्र हो, तो वो चूँकि प्रोजेक्ट था तो प्रोजेक्ट को मैं सुपरवाइज करता था कि पिंडी भटिया में ज़मीनों की आबादकारी चल रही थी, ठीक है। तो वो भी साथ मेरा प्रोजेक्ट था। तो उसके ट्रैवलिंग के लिए मेरे पास ड्राइवर और गाड़ी वगैरह थी। इस तरह की नौकरी लोग छोड़ते नहीं हैं नॉर्मली। अब जब गवर्नमेंट की आप काम कर रहे हैं तो आपके पास गाड़ी है, जब आप घर जा रहे हैं तो आप वैगन पे बैठे हैं, ठीक है, ये अपनी। तो मैं एक दिन वो निकला, आप कह लें, अपने ऑफिस से, तो सामने मेरा जो डिपार्टमेंट का चेयरमैन है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। उसके पास पुरानी सनी कार थी सुरख कलर की, तो उसको मार रहा था, स्विच मार रहा था, तो चल स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा जब मैं PhD करके आऊँगा, ऑलमोस्ट मेरी उम्र 55 साल होगी, 50 साल होगी, तो उस वक्त मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होगी और मेरी ये हाल होगा। तो मैंने वो बाहर निकल फैसला किया कि मैं अगले महीने नौकरी छोड़ दूंगा, और अगले महीने मैंने छोड़ दी, ठीक है। तो उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा थी, तो प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो वो बड़ा मेरा सक्सेसफुल रहा था। आपको 10 साल मैंने की, तो 10 साल में जो भी 7 साल में मैं टॉप पे पहुंच गया। नॉर्मली लोग नहीं पहुंचते, टॉप पे नहीं पहुंचते। सीक्रेट क्या था आपके टॉप पे पहुंचने का? मेरा आप कहना डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी, फिर क्रिएटिव था मैं, ठीक है, फिर रिस्क टेकर था कि जो भी 7 साल में 4 जगह बदली मैंने। पहली मेरी जॉब राजनपुर, बिल्कुल सराइकी इलाका, दूसरी जॉब जंग, वो एक जंगली इलाका बिल्कुल डिफरेंट, तीसरी रेंजर और सिंध थी, ठीक है, चौथी लाहौर। तो 7 साल में 4 जगह पे आप कह लें, चारों जगह बड़ा मेजर रोल था। तो लाहौर से फिर वो मैंने लाहौर में भी जो थी बेसिकली मेरा था कि मुझे स्पॉन्सर किया मेरा कंपनी ने MBA। कंपनी ने मुझे $40,000 दिए कि आप विद पे, मुझे छुट्टी मिली, विद पे मुझे छुट्टी मिली, $40,000 मिला, उसके साथ मैंने MBA किया। उसके कुछ कोर्सेज पाकिस्तान से थे, कुछ जापान से थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से थे, कुछ अमेरिका से थे, सिंगापुर से थे। तो एक डेवलपमेंट प्लान था पूरा का, तो उसमें वो डेवलपमेंट प्लान के साथ वो मैंने कंप्लीट किया। तो कंप्लीट करके तो फिर मेरी से था कि 3 साल में जॉब करूँगा। 3 साल जॉब करके मैं छोड़ दी। अच्छा, आपका पहले से ही टारगेट था कि 3 साल जॉब करूँगा? वो एग्री, मेरा बॉन्ड था। ओके, वो बॉन्ड था कि मैं अगर इतने पैसे कंपनी के लगाऊंगा तो मैं 3 साल जॉब जरूर करूँगा। ठीक है। तो बॉन्ड जब पूरा हो गया तो मैंने उस दिन जॉब छोड़ दी। अच्छा, ठीक है। वो क्यों छोड़ी? वो ये था कि मेरी तनख्वाह थी उस वक्त, आप कह लेंगे 17वां स्केल, सबसे बड़ी चीज़ तो मेरा टीचिंग, मेरा 17 स्केल था, 3294 रुपये तनख्वाह थी मेरी। तो वो मुझे थोड़ी लगी, साल में बचत कोई ना हुई, छोड़ दी वो मैंने। पुरानी सनी कार देख के मैंने छोड़ दी, ठीक है। यहाँ जब सैलरी तो मेरी ठीक थी, लेकिन मेरी बचत कोई नहीं थी। ठीक, 10 साल के बाद मुझे समझ लगी कि ये ठीक नहीं है काम। ठीक। दूसरा ये था कि मैं अमेरिकन से, तो अमेरिकन ने यहाँ पे तकरीबन $2.5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। हम उनको दे रहे थे $7 मिलियन प्रॉफिट। अच्छा, $7 मिलियन एनुअल प्रॉफिट दे रहे थे। तो वो हमें कहते थे आपकी रेशियोज ठीक नहीं है, यानी प्रॉफिट्स थोड़े हैं। तो मैंने कहा आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें इधर। तो दे वर नॉट रेडी। सो उन्हें एहसास हुआ कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बार बार कह रहा है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सन ऑफ साहिल है, उन्होंने मेरा नाम रख दिया सन ऑफ साहिल, कि ये मतलब आप कह लें कि जैसे कहते हैं ना लोकल किस्म का आदमी है, कोई नेशनल टाइप का आदमी नहीं है, ये लोकल बात है, ज़मीन की बात करता है, इस मुल्क की सन ऑफ साहिल कहते हैं। तो सन ऑफ साहिल, ये सन ऑफ साहिल है। तो ये मतलब आप कह लें ये भी थोड़ा महज़ब लफ्ज़ है, उनका मतलब ये था काम का बंदा नहीं है, काम का बंदा नहीं है, ये थोड़ा सा ना आप कह रहे बैकवर्ड है, प्रोग्रेसिव शायद नहीं है। इसने कभी नहीं बात की कि मेरी अपॉइंटमेंट आप अमेरिका करते हैं या हांगकांग करें। हांगकांग था, फिलाडेल्फिया था, 2 जगह थी जहाँ मैं जा सकता था। तो मैंने कभी उस अपॉइंटमेंट की बात नहीं की। मैंने कहा आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन्हें समझ लगी कि बंदा ठीक नहीं है। अच्छा, जब मुझे समझ लगी कि इन्होंने ये समझा है मेरी इस बात को, इन्होंने इस तरह लिया है, तो then I quit that। बहुत सारे सियासतदान जो हैं दूसरी शादियाँ लेकिन छुपा के रखते हैं, लेकिन चीमा साहब ने माशाल्लाह, ये भी एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत है कि उन्होंने शादी की और उसको बड़ा प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड, अनाउंस, और फिर आपको ज़िंदगी के हर मामले में शरीक रखा। ये इनका क्रेडिट ज़्यादा है कि आपका? नहीं, मेरा, मैं इसलिए कहूँगी कि अगर ये इस तरह से ना करते तो मैं शादी शायद ना करती, और ये इस चीज़ पे एग्री थे, तो दोनों का ही है क्रेडिट। बेसिकली निकाह का मतलब ही अनाउंसमेंट है ना टू सोसाइटी, और ये तो पहली शर्त थी, तो उस पर भी ये वाज इक्वली कन्विंस्ड कि ये बात ठीक है। आप क्यों नहीं उन खवातीन की तरह थी जो कहती हैं शादी हो जानी चाहिए, भले खुफिया ही सही? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, नो वे, बिल्कुल भी नहीं। आप कायल नहीं हैं? मैं इस चीज़ की इसलिए कायल नहीं हूँ कि मेरा ये था कि मेरी फैमिली और सारे, और बेसिकली अपनी अपनी, वो भी शायद अपनी जगह पे ठीक हो जिनके नहीं फैमिली मानती या सर्कमस्टांसेस इस तरह के हों, लेकिन बहरहाल मेरी जो एक है आइडियोलॉजी वो यही है। ठीक है, जैसे हम दोनों ने किया। ठीक है। अच्छा, गुस्सा कितना किसको ज्यादा आता है और कौन एक्सप्रेस ज्यादा करता है? तो मैं तो यूँ कहूँगी ना
गुस्सा दोनों को ही आता है हाँ। और हर जिंदा इंसान हम को दोनों बहुत गुस्सीले हैं। दोनों ये बात ठीक है। अच्छा, तो फिर गुजारा कैसे होता है? बड़ी अजीब बात है। हम दोनों बहुत, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, ये जो अब जिंदगी गुजर रही है इसमें माशाल्लाह आगे क्या ड्रीम्स एंड प्लान्स हैं आप दोनों के मुश्तरका हैं? अपने अपने अलग अलग गोल्स हैं, अपनी अलग अलग ख्वाब हैं, अपनी अलग अलग करियर्स हैं? नहीं, करियर भी एक ही है और जिंदगी की खुशकिस्मती तो यही है कि जो कुछ सोचें, प्लान करें, अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग्स रखे तो वो इकट्ठे ही हो तो वो दैट इज आइडियल। तो कोई इंसान भी, मेरा ख्याल है कि अगर मैरिड हो और उसके बच्चे भी हों तो अलग से तो उसका कोई प्लान नहीं होता। करियर प्लान फर्स्ट हाँ, किया, आपको career कोई का- मिनिस्ट्री ऑफर हो जाती है तो चीमा साहब विल बी हैप्पी कि अच्छा मेरी बेगम जो है वो अब हाँ मिनिस्ट्री हाँ, हम दोनों एक दूसरे के हमने लिए। पहली एफर्ट इसी के लिए की ना, अच्छा, पहली एफर्ट ये भी एक नुक्ता समझा दीजिए कि पहली एफर्ट आपने उनके लिए क्यों की और फिर आपने खुद अपने आप को क्यों पसंद फिर हम किया? दोनों ने मिलकर किया, मेरे लिए की। उसकी वजह पहली ये थी एफर्ट हमने फराह, इसके लिए किया। उसकी वजह ये थी कि पहले इनके लिए मैं पार्लियामेंट में भी थी और बेसिकली चूंकि मुझे पहले रिजर्व पे, मैं जनरल टिकट की एप्लीकेंट थी तो रिजर्व इसलिए रखा गया कि जी ये एहसान था कि जी हमने चीमा साहब को टिकट दे दी, नॉट खान जो हमारा बाकी बोर्ड या कुछ मेंबर्स। एतराज तो रहता ही है, पॉलिटिक्स है तो ये चीजें तो रहती हैं। ठीक है। तो उसमें ये था कि मुझे, चूंकि मेरी हमेशा वर्किंग में अगर एवेल्यूएशन की जाए तो हम दोनों की इंडिपेंडेंट और अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फेवर मिलती है कि मैं चीमा साहब की बेगम हूँ, नो नॉट एट ऑल। मैं हमेशा अपना काम मेहनत से करती हूँ, इंडिपेंडेंटली करती हूँ और पूरी जान मार के करती हूँ। तो उसमें फिर ये था कि चूंकि मैं ऑलरेडी थी तो चीमा साहब चूंकि इलेक्शन लूज कर गए तो मेरे लिए ही ये था, मेरा 2-4 दफा नाम आके भी बस अनफॉर्चुनेटली ये अल्लाह के फैसले होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस चीज पे खुश हूँ, एफर्ट करते रहना चाहिए, जब अल्लाह की तरफ से नंबर तो उधर से लगना है। तो उसके बाद फिर बीच में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई तो फिर चीमा साहब के लिए मैं इनसे ज्यादा मेहनत कर रही थी और ये मेरी जब बात हो तो ये मेरे लिए मेरे से ज्यादा, हमने कभी ये नहीं कहा कि अगर मैं बन रही हूँ तो सपोज ये मैं नहीं सोचूंगी कि अगर शायद मेरा चीमा साहब बन गए तो मैं रह जाऊंगी, नहीं, ये बन जाए तो मैं उनसे ज्यादा खुश होंगी और मेरे लिए ये मेरे से ज्यादा खुश होते हैं, ये एक चीज है। ठीक है, आपने क्या सोचकर और क्या देखकर फैसला किया था कि मुशर्रफ साहिबा जो हैं वो आपकी शरीके हयात होंगी और ये कितना मुश्किल था इनको अप्रोच करना, प्रपोज करना और शादी? नहीं, मुश्किल तो था ही नहीं बिल्कुल ही। इसने मुझे खाने पे इनवाइट किया तो बिजनेस मीटिंग थी तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी ना इसकी याद करते हैं, सही पता तो नहीं चलता बंदे को, लेकिन थोड़ा सा मैं अट्रैक्ट क्यों हुआ, मुझे इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी। अच्छा, दूसरा ये कि थोड़ी सी ना इसकी औरतों की तरह की नहीं थी इसकी अप्रोच इसकी टुवर्ड द लाइफ थोड़ी डिफरेंट थी। आप पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और जैसे कहते हैं ना समथिंग एडिशनल टू द कॉमन वुमेन। सियासत में इसका इंसाइट काफ़ी था, मुझे लगा। कोई घंटा में बैठे 2 घंटे में मुझे समझ लगी कि इसकी सियासत में काफ़ी इंसाइट है इसका। बड़ी इंडिपेंडेंट ओपिनियन थी इसकी। तो आप कह लें वो जब मैंने देखा तो थोड़ी सी जैसे बंदा अट्रैक्ट होता है, तो इतनी पहली मीटिंग में यही बात हुई। बाद में फोन में कहीं मतलब ज़्यादा अच्छी लग गई। और फिर आपने शादी का फैसला जो है वो अकेले किया कि अब मैं, या खानदान कौन बोर्ड किया? पूछा करने के बाद किया, सारा को करने के बाद मैंने कहा सारे जट आ जाएंगे डंडे लेके करने के बाद किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतना मसरूफ होती हैं आप बाहर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर घर के लिए वक्त निकलता है और ये जो घर की खानादारी की मसरूफियात और जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कितनी? चीमा साहब की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का ख्याल, बच्चों की ज़रूरियात जो घर से माँ से रिलेटेड होती हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, मेरी आइडियल वे में ऑपरेट करने की एफर्ट मेरी हर वक्त रहती है। उसमें मैं कितना कामयाब हूँ कितना नहीं वो चीमा साहब से पूछ लें। हाँ, पूछ लें इनसे। ये तो यही कहेंगे कि कभी अंडा भी नहीं बना के दिया, चाय भी नहीं दी। जी आप क्या कहेंगे सर? She has good management skills. अच्छा, वेरी गुड, कमिंग फ्रॉम अ गुड मैनेजर हिमसेल्फ। तो वो बेसिकली आप कह लें कि घर देखें ना साफ सुथरा या वेल मेंटेन्ड आपको नजर आएगा। तो उसमें ये जो, तो ये सिर्फ नौकर रखने से नहीं होता, ये बेसिकली आप कह लें कि डिटेलिंग करने से होता है। तो he does that. तो आप इन मामलात पे इंटरवीन करने के कायल हैं? मैं नहीं करता जी, मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ इसका। आप मैनेजमेंट अपनी जो है वो बाहर, घर के बाहर छोड़ के आते हैं? नहीं, मैं मैनेजमेंट ही हर वक्त कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस की करता हूँ या मैं अपनी वजारत की करता हूँ या मैं आप कह लें जो क्रिएटिव काम होता है इसका रिगार्डिंग, क्योंकि मैं
फूड सिक्योरिटी में मैंने बिल गेट्स फाउंडेशन के लिए काम किया हुआ है। ओवरऑल पाकिस्तान में आपका लेके एज एन NGO भी काम किया हुआ है। फिर एसोसिएशन जो हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनसे भी उनके साथ भी काम किया हुआ है। तो आई हैव माई ओन ओपिनियन या एक इनपुट्स या कंट्रीब्यूशन। तो उसमें पढ़ना पढ़ाना काफ़ी होता है, ठीक है। फिर हिस्ट्री का मैं शौकीन हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ, फलसफा पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। तो वो पढ़ने पढ़ाने का काम, या आप कह लें कि जो उसमें मैं बता देती हूँ ना कि घर की सारी जिम्मेदारी जो मर्दों वाले काम है वो भी मैंने खुद ही करने होते हैं। इवन गाड़ियों की मेंटेनेंस, सीट की गाड़ी, जो भी घर से रिलेटेड। शिकायत नहीं होता आपका? नहीं, you do it willingly and happily। या उसकी वजह ये है ना कि देखिए उस वक्त अगर ये अपना लेयर टाइम तो नहीं गुजार रहे होते ना, इफ ही इज लाइक ही इज टू बिजी, तो मैं इन छोटे पैटी इश्यूज में इनको नहीं इन्वॉल्व करती। ठीक है। वो जो घर से रिलेटेड जो कुछ भी हो, इवन पॉलिटिकल ऑफिस को भी मैंने ही देखना होता है। ऑफिस मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, बाकी ये है कि ये लोगों से मिले, जलसा, ये वो सारा बाकी बैकएंड वाला जितना काम है ना, वो उसकी वजह ये है ना कि ही इज ऑलरेडी डूइंग, मतलब इतना बड़ा बिजनेस, और उसमें अगर हम इनसे गाड़ियों को और भी चेंज करवाने की जिम्मेदारी, जनरेटर ठीक नहीं है, लाइट्स ठीक नहीं है, ये तो इनको पता भी नहीं होता। ठीक है। इवन आई नेवर डिस्कस, मतलब हमारी डिस्कशन भी इस पे नहीं होती। और आपकी कितनी इनपुट होती है बिजनेस से रिलेटेड मामलात पे और डिसीजंस पे? मेन जब हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो बिल्कुल मेरा कंसर्न भी होता है, उसमें मैं बिल्कुल यानी कि अगर कोई नई कंपनी या नया वेंचर, उसमें मेरी बिल्कुल इनपुट होती है, कंसर्न भी मैं अपने रखती हूँ। और बाकी ये है कि चूंकि ये बिजनेस, मैं ऐसे कहूँ कि बिजनेस में मेरा कोई प्रैक्टिकल रोल बिल्कुल भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग में होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप सर बात कर रहे थे बहसियत फूड सिक्योरिटी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक चैलेंज है ना सिर्फ दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने भी आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारी, उस हवाले से हम बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपको पढ़ने का शौक भी है और आपने उस हवाले से एक स्टडी भी बनाई हुई, तो मेरे ख्याल ये बातें वहाँ चल के करना ज़्यादा मुनासिब हो। चलिए। अच्छा, कितना वक्त आपका पॉलिटिकल मसरूफियात में गुजरता है और कितना कारोबारी मसरूफियात की नज़र होता है? पॉलिटिकल ज़रूरियात का, मसरूफियात का जितना टाइम रिक्वायर्ड हो देता हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद आप कर लेंगे कारोबार एडजस्टेबल है, क्योंकि कई स्टाफ बहुत है मेरे पास या लोग हैं, तो बड़ी देर से कर रहे हैं, उसमें हमें कोई पर्सनल प्रेजेंस की जरूरत नहीं, कम होती है। सियासत में आपकी पर्सनल प्रेजेंस जरूरी होती है कि कुछ लोगों ने मुझे ही देख के सेटिस्फाई होना है, कुछ मीटिंग में डेफिनेटली मैंने ही जाना है। सियासत क्यों चूज किया आपने? जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया था तो फिर सियासत क्यों? नहीं, ये तो बचपन में है बेसिकली। नाज़रीन, यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मरी और गलियात में फंसे मुसाफिरों की इमदाद के लिए इस वक्त मरी पहुँच गए हैं। बर्फबारी की वजह से 16 से 19 सयाहों की अमवात वाक़ई हुई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस मौके पर मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, DC भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने FC और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाज़त दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी एमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और FC को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया है ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे और रास्ते कल शाम तक 9 बजे तक
मरी के लिए बंद हैं और हम पैदल जाने वालों को भी अब बंद करने का फैसला कर रहे हैं। ये कोई टाइम नहीं है कि पैदल लोग मरी सयाह के तौर पर जाएं। पैदल जाने वालों को भी बंद कर रहे हैं, गाड़ियों को भी बंद कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ खुराक लेकर या कंबल लेकर या कि और इमदाद लेकर जाना चाहते हैं, सिर्फ उनको छोड़। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मरी और गलियात में फंसे मुसाफिरों की इमदाद की मॉनिटरिंग के लिए मरी पहुंच गए हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हंगामी बुनियादों पर FC, रेंजर्स और आर्मी को लोगों की मदद के लिए तलब कर लिया गया है। मरी में इस वक्त भी 1000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल रात 9 बजे तक मरी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। लोग मुझे सुन रहे हैं या मैं एक अमीर आदमी हूँ और मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोग मुझसे हेल्प ले रहे हैं। तो हेल्प ज़्यादातर मैं एजुकेशन के हवाले से कर रहा होता था। सो आप कह लें कि मैंने बचपन में फिर वो जब वो ड्रीम लंबा हो जाता था तो मुझे याद आता कि मैं तो पढ़ने के लिए बैठा हूँ, मेरे सामने बायो पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, ये मेरे सामने असाफ पड़ा है, वो मैं हल नहीं कर रहा था, मैं ड्रीम देख रहा हूँ। तो वो याद आता था तो अपने आप को जैसे चुटकी काटता है बंदा हाजिर होने के लिए, तो फिर पढ़ना शुरू करते थे। तो आप कह लें कि उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि सियासत उसी वक्त से है, बचपन से ही। तो मैट्रिक में मैंने प्रॉपर आप कह लें कि स्टूडेंट तंजीम को ज्वाइन किया, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा मैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान जब हमने इलेक्शन मुख्तलिफ आप कह लें 85 का इलेक्शन था, उससे पहले 79 का, 77 का, तो एज स्टूडेंट हम कंपेन किसी न किसी पार्टी की चला रहे होते थे। तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि ये जो है ना सियासत, अगर आपने अपने किसी फील्ड में आप अच्छे नहीं हैं, आपका कद काठ नहीं है, आपके पास कुछ न कुछ फाइनेंशियली आप कंफर्टेबल नहीं है, तो यू आर फ्यूल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपने बर्न करना है और किसी और ने पॉलिटिक्स करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू do something in your own field and then you must be comfortable in your financially, then politics, practical politics में जाने का मकसद तब है। तो मैं जब यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मैंने सियासत को पलट के नहीं देखा। ठीक है, 10 साल के लिए 10 साल के बाद मैंने पहले प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में और तहरीक इंसाफ क्यों, इसका इंतखाब क्यों? बेसिकली मैं समझता हूँ कि मैं जब FSC में था तो उस वक्त टीवी तो कम, मतलब टीवी मतलब देहातों में नहीं थे, शहरों में थे, हॉस्टल में रहते थे, तो अखबार में पढ़ता था। तो उन दिनों इंडिया का दौरा जाना था खान साहब ने, तो खान साहब रोजाना एक बयान देते थे कि हम इंडिया को इंडिया में हराएंगे। ये एक बयान रोज आता था, रोज पढ़ते थे। अच्छा, फिर वर्ल्ड कप बाद में आया तो उसमें भी इसी तरह की बात थी। फिर वेस्ट इंडीज का दौरा आया, उसमें भी यही बात थी। तो उस वक्त हमारी टीम को जीतने की ज़्यादा आदत नहीं थी। मैच ड्रा कर लेना, रमीज राजा और या क्या नाम है जो वसीम राजा और आसफ इकबाल, जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास, जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे। तो जब बहुत मतलब आप करें बड़ा स्टार स्टडेड हमारी टीम थी, तो उस वक्त मैच ड्रा करना बड़ी बात समझते थे। 9th क्लास में हम थे, तो छुट्टी हमें एक दिन हुई कि हमने एक टेस्ट मैच जीता, पता नहीं कैसे इंग्लैंड से जीता था। तो छुट्टी बाकायदा क्लास में हुई गई, ये तारीखी काम अचीवमेंट होगी, टेस्ट जीता है। ठीक है, तो जीतने की इतनी आदत नहीं थी इनको। तो खान साहब अनाउंस किया करते थे हम जीतेंगे, और स्पेशली जाके किसी और के आप कह लें जाके जीतना किसी होम टीम के खिलाफ, ये तो रवाज ही नहीं था। यहाँ पे स्लो विक्टिम रहा के जीतने का रवाज था थोड़ा बहुत, या मेंटेन करने का रवाज था, ड्रा करने का रवाज था। तो इमरान खान जिसे कहते हैं पब्लिक के लिए अनाउंस करते थे। तो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है कि हम अनाउंस नहीं करते चीज़ों को, हम छुपा के रखते हैं दिल में चीज़, कोई अचीवमेंट को जब हम कहते हैं मैंने बहुत पुराना सोचा हुआ था, ये एक अप्रोच नॉर्मली ली जाती है। खान साहब डिड अदरवाइज। तो मैंने पिक किया कि बंदा करता क्या है कि ये पब्लिकली अनाउंस करता है मैं ये करूँगा, उसके बाद करने के लिए एफर्ट करता है, जान लड़ाता है और अल्टीमेटली कर जाता है या करने के करीब पहुँच जाता है और इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सो मैंने पूरी ज़िंदगी उसी पे गुजारी कि जो भी आपका ख्वाब है, आप ख्वाब को प्रैक्टिकली बयान कर दो सोसाइटी में, पब्लिकली बयान कर दो। ठीक है, कि मतलब मैं स्टूडेंट था, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, तो मैं कहा करता था बिजनेस करूँगा, बड़ा बिजनेस करूँगा। अब बड़ा बिजनेस करूँगा कैसे करूँगा किसी को नहीं पता। ठीक है, नौकरी नहीं करनी मैं कहा करता मैं नौकरी नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा। अच्छा, तो कैसे करना है ये भी।
لیکن جب پبلک میں آپ اناؤنس کر دیتے ہیں تو آپ خواب تو بیسیکلی اس خواب پہ آپ کی اونرشپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ سوسائٹی آپ کا مذاق اڑائے گی. اگر آپ نے اچیومنٹ نہ کی تو سوسائٹی، آپ کے کزن، آپ کے محلے والے دوست آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور اڑاتے بھی ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ اچیو ہو جاتا ہے. سو میں نے پوری لائف اسی طرح گزاری کہ اپنے خوابوں کو اناؤنس کرتا رہا، اناؤنس کر کے پوری جان لڑائی ایفرٹ کرنے کی، اور الٹیمیٹلی گروتھ یا اچیومنٹ ہوتی رہی. یعنی خان صاحب کیا کرکٹ کے لور ہیں، فین ہیں؟ میں کرکٹ کا لور نہیں ہوں، بیسیکلی میں اس اپروچ کا. اچھا، ان دنوں چونکہ وہ ایک بڑے سٹار تھے، ان کا بیان آتا تھا تو اسپورٹس میں ریسلنگ کرتا ہوں جی. میں پاکستان میں ریسلنگ چیمپئن ہوں انڈر 20 کا. اچھا. ہاں، میں ریسلنگ چیمپئن ہوں. میں پاور گیم کرتا ہوں، باکسنگ، ریسلنگ، ویٹ لفٹنگ وغیرہ وغیرہ، کبڈی، سوئمنگ. میں یہ گیم ہے، یہ کہیں نہ کہیں کپتان شپتان رہا ہوں میں یونیورسٹی میں یا کالج میں. لیکن ریسلنگ میں آئی واز نیئر ٹو پرفیکشن کہہ رہے ہیں. تو میں اسپورٹس مین ہوں، تو اسپورٹس ریلیٹڈ میں خبریں پڑھتا ہوں. میں اسپورٹس پڑھتا ہوں یا اکانومی پڑھتا ہوں اخبار میں. ٹھیک ہے. تو اسپورٹس ریلیٹڈ ہوتی تھی، پڑھ لیتا تھا میں. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ یہ بندہ ڈفرینٹ ہے، بات ڈفرینٹ کرتا ہے. سو میں بڑا غیر محسوس انداز میں خان صاحب اس وقت فالو کرنا شروع ہوا 82 میں. ٹھیک ہے. جب میں مطلب آپ کہہ لیں کوئی 16 سال کا تھا، تو اس وقت سے فالو کرا. آگے پھر جو اچیومنٹس مطلب ورلڈ کپ کی بات کریں، پھر آگے فلنتھراپسٹ، یہ میرا بھی اپنا خواب تھا. میں یہ کرتا ہوں، فلنتھراپی کرتا ہوں میں. تو لہٰذا آپ کہہ لیں کہ وہ چیزیں کامنالٹی، پھر وہ اسپورٹس مین تھے، میں بھی اسپورٹس مین تھا. ٹھیک ہے. ان کی بڑی اچیومنٹس ہماری چھوٹی ہیں، بٹ ہم کرتے ٹریک ایک ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اپنی عوامی مقبولیت قائم رکھ سکے گی، اور 2018 کے الیکشنز جو ہیں اسی کا نتائج جو ہیں وہ ریپیٹ ہوں گے؟ نہیں، مقبولیت اس نے قائم رکھی ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ووٹ کو ٹوٹا ہوگا کوئی 1-2%، لیکن ایڈ ہوئے وہ زیادہ ہوئے ہیں. اچھا سر، آپ مطلب آپ کا جو خود کفالت، آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو گندم اگانے والا ملک گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. چینی کا بحران آ جاتا ہے، مختلف، اور کپاس ہم خود پیدا کرتے تھے، اب ہمیں کپاس کا بھی ہمیں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ہمارے پاس نہیں کاٹن ہوتی اس طرح سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ پہلے کہ جو چیزیں بھی اگاتے تھے ان میں ہم کافی حد تک خود کفیل سوائے کھانے کے تیل کے علاوہ. گندم ہمیں امپورٹ کیوں کرنا؟ گندم بیسیکلی ہمارا بارڈر پورس ہے، ہمیں کچھ سپورٹ کرنی پڑتی ہے، بھیجنی پڑتی ہے، افغانستان جاتی ہے گندم. اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ دوسرا آپ نے اسٹریٹجک ریزرو بلڈ کرنے تھے. اسٹریٹجک ریزرو بلڈ کرنے کے لیے ہماری 27.5 ملین ٹن گندم پیدا ہوئی ہے. جو گندم پیدا ہوئی ہے، ہم 108 کلو آٹا کھاتا ہے ایک بندہ. اس کے حساب سے 22-22.5 کروڑ کے لوگوں کے لیے یہ گندم جو ہے یہ 1 ملین ٹن زیادہ ہے. ہم خود کفیل ہیں گندم میں، کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں. ہم نے اسٹریٹجک ریزرو کے لیے لی ہے، اور اگر دوسرا جو پورس بارڈر ہے اس کے لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں. چینی ہماری ضرورت سے زیادہ ہم اس سال پیدا کر رہے ہیں، 1.5 سال کی چینی پیدا کر رہے ہیں. دالیں ہم بہتر ہمیں کچھ بحران آتے ہیں. پھر یہ میں سمجھتا ہوں یہاں کا جو بزنس مین ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ دنیا کے بزنس مین سے مختلف ہے. یہ شارٹیج کو پلان کرتا ہے، شارٹیج کریٹ کرتا ہے، اور اس میں بینیفٹ لیتا ہے. آج کل بھی اگر دیکھیں تو ہمارے یوریا کھاد ہماری ضرورت کے مطابق ہے کہ 2 لاکھ ٹن زیادہ ہے ضرورت سے، لیکن وہ شارٹیج اس نے کی ہوئی ہے چھپا کے ڈیروں پہ، جنگلوں میں. ہزاروں روپے جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے، مہنگی کرتے ہیں وہ. سو آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ چینی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. چینی پچھلے سال جو تھی ہماری، وہ ہماری ضرورت سے تقریباً کوئی 2 لاکھ ٹن زیادہ تھی، لیکن پھر بھی آپ کہہ لیں کہ درمیان میں مہنگی ہوئی، ملنے تھوڑی لیٹ چلی. تو وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں جسے کہتے ہیں نا ذخیرہ اندوزی اور شارٹیج کو پلان کرتا ہے. وہ ہے، ادروائز بحران مصنوعی بحران تھے، ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں تھی. باقی آپ کی بات ہے کاٹن کی. کاٹن اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ٹیکسٹائل کے بڑے ملک ہیں وہ سارے ہی کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. مثلاً کاٹن سب سے بڑی جو ملک ہے کاٹن کا وہ ہے چائنا، پھر پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، ٹرکی ہے. یہ ملک ہیں جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس کے ایکسپورٹر ہیں. یہ جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس کے ایکسپورٹر جتنے بھی ملک ہیں یہ کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. ہم پارشل امپورٹ کرتے ہیں کاٹن، اور تقریباً آپ پہلے ہماری کوئی 9, 10, 11, 12 ملین بیل اپنی ہوتی ہے، کوئی 3-4 کو 25-30% ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایک یہ بھی بڑا ڈسکس کیا رہتا ہے کہ ہماری جو کپاس تھی وہ لمبے ریشے والی تھی، ایجپشن کاٹن جو ہے اس کے کمپیٹیبل تھی، لیکن ہائیبریڈ ویٹ جو ہے وہ آئے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ فصل متاثر ہوئی. پھر بہت ساری یہ اسپریز وغیرہ کا آتا ہے. آپ کی کمپنی کا، آپ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں نے اسکینڈل اس میں جوڑا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کو نتھی کرتے ہیں سارے معاملے کے ساتھ، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟
नहीं, ये बड़ा पुराना मामला है, मुझे नथी नहीं करते, ये बड़ा पुराना मामला है कि आप कह लें कि ये जो शुरू हुआ ये को 1993 से, 1993 से, मैं तो उस वक्त 28 साल का 29 साल का था। लेकिन ओरिका केमिकल्स का भी पिछले दिनों नहीं, वो ओरिका केमिकल तो लेट आई ना मार्केट में, तो कहने का मतलब ये कि ये एक मुश्किल चलती है चीज़ कि जी हाइब्रिड बीज तो बड़ा पुराना हुआ। ये जो सियासत है, सियासतदान जो है ये डीसी को कुछ नहीं कह सकता, ये थानेदार को भी कुछ नहीं कह सकता, ये तहसीलदार को भी कुछ नहीं कह सकता। अगर खड़ा होकर उसके खिलाफ तकरीर करे तो अगले दिन इसको उसी के सामने जाकर बैठना होता है, काम करवाने होते हैं। तो ये बेसिकली आप कह लें कि सस्ते नारे लगाता है कि जी वो जाली दवाइयाँ मिलती हैं तो मैं जाली दवाइयों वालों को ऐसे कर दूंगा, वो दवाई को जाली कहता है। तो बेसिकली सस्ती शोहरत वाली बात है। अदरवाइज आप कह लें कि जो सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड फील्ड है वो तो पेस्टिसाइड है, अच्छा फर्टिलाइजर है, कि सबसे सैंपल इसके होते हैं, रेगुलेट ये होती है। सो इसमें बाकी रह जाती बात, आपने कॉटन की बात की है, तो कॉटन में दुनिया में वायरस आया है, पाकिस्तान में वायरस आया तो उससे सेटबैक आता है, आया वो संभल गए। तो हमारी जो ओवरऑल अगर देखें तो कॉटन की प्रोडक्शन बड़ी है। हम यू कैन से आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी पैदावार थोड़ी है इंडिया की बढ़ गई है, हमारी पैदावार आज भी इंडिया के बराबर है, ठीक है। पहले हमारी ज़्यादा होती थी, तो उन्होंने बीजों में ज़्यादा तरक्की की, हम उस लेवल पे बीजों में तरक्की नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? ये भी तो फूड सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम ऐसे बीज पैदा करें जो मौसम के मुताबिक, माहौल के मुताबिक कंपैटिबल हो, ज़्यादा यील्ड दें। मैं समझता हूँ हमारी रिसर्च के इदारों ने या गवर्नमेंट्स ने उस तरह इस पर पैसे नहीं खर्च किए, काम नहीं, उस लेवल पे काम नहीं किया। फिर यूनिवर्सिटी ने उस लेवल पे काम नहीं किया। दूसरा ये कि इस काम के बावजूद बाद आपको सेटबैक आ जाते हैं, मतलब चाइना में भी उनकी इतरात को आते हैं, अमेरिका में बात ऐसा कुछ सेटबैक, ऐसी कोई अचानक चीज़ आती है कि जैसे कोई 1-2 साल अप डाउन हो जाते हैं, फिर आप प्रोड्यूस करके नई चीज़ें एडजस्ट करते हैं आप। तो एग्रीकल्चर में एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो वो एक बैड साइकिल था हमारा को 93-94 का। उसके बाद इम्प्रूव करके फिर हमारा साइकिल आया, बैड साइकिल आया, कोई आप पहले पिछले कोई 2018-19-20 में आया, ठीक है। फिर इम्प्रूव करके हम अगले साल और इम्प्रूव कर जाएंगे। सो ये आप कह लें एग्रीकल्चर में बैड साइकिल आते हैं रिगार्डिंग कोई किसी एक क्रॉप में, जब कोई वेराइटी, कोई आउटब्रेक हो जाए किसी बीमारी का, आउटब्रेक हो जाए किसी खास पेस्ट का, मतलब जैसे लोकस्ट पीछे चला आया, ठीक है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने यहाँ बेहतर परफॉर्म किया है। जो बड़े लॉन्ग अवेटेड या इग्नोर्ड फील्ड थे, मतलब वाटर कंजर्वेशन, पाकिस्तान में 1968 के बाद कोई डैम नहीं बना, यहाँ 13 डैम आप पहले नए बन रहे हैं, बड़े डैम। मीडियम साइज के जो डैम है वो काफ़ी बन रहे हैं। जो छोटे साइज के डैम है ये 14,700 डैम बन रहे हैं पाकिस्तान, चेक डैम और ये जो कहते हैं कि जो पॉन्ड्स हैं, ये स्मॉल डैम्स हैं, मिनी डैम्स जिसे कहते हैं। ये जितना भी पाकिस्तान में इंडस बेसन, जो दरियाए सिंध का बेसन है, दरियाए सिंध के बेसन के बाहर 2.7 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उस पर कभी किसी ने काम नहीं किया था। इमरान खान इज द फर्स्ट हुक्मरान जिसने उस पर काम किया। उससे 2 चीज़ें कि एक तो उस पानी को सेव करके उसको यूटिलाइजेशन, उसमें सारे आपके कबायली इलाका जात, ये आपका हेड सुलेमान है, जो कोहे सुलेमान, इसके दोनों तरफ ज़मीनें जो हैं, फिर बलूचिस्तान का, फिर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब में काफ़ी सारे, ये सारे इलाके नए जो हैं इमरान खान आबाद करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारी हुकूमत आबाद करने जा रही है। सो फिर ये जो आपका लगे एनवायरनमेंट का इशू इतना बड़ा था जिसमें लीडरशिप दी आपने, सो इमरान खान ने बड़े डिफरेंट काम किए हैं। फिर ये जो